नमस्कार दोस्तों। आज हम जो हमने भी पेपर लिया था कल, मॉडल पेपर 1, उसको सॉल्व करेंगे। तो आज इसको मैं टोटल 4 क्लासेस में सॉल्व करवाऊंगा और इससे संबंधित जो भी चीज़ें होगी वो भी साथ में आपको बताता जाऊंगा। तो सबसे पहला अपना सवाल था कि एक एडल्ट का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है बाई ओरल रूट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। देखिए, हम बॉडी टेम्परेचर, इसमें बॉडी टेम्परेचर जो होता है ये ओरल रूट से पूछ रहा है। यदि अपन रेक्टल देखेंगे तो रेक्टल जो होगा वो ओरल से ज्यादा होता है। कितना ज्यादा? 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा। और यदि हम एक्जिलरी रीजन से लेंगे, आर्म पिट से लेंगे, तो ये ओरल रूट की तुलना में कम होता है। कितना कम होगा? इतना ही, 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस तक। और यदि हम फॉरेनहाइट में बात करें तो टेम्परेचर कितना होता है ओरल रूट से? 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। तो पहले का सही उत्तर हो गया सी। दूसरे में हम कि निम्न में से मेंटली हेल्दी व्यक्ति का लक्षण कौन सा नहीं है। यहां नहीं शब्द दिया हुआ है, ये भी हमें ध्यान रखना है। कई बार हम सवाल देखते हैं और इस नहीं शब्द को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से सही होता हुआ सवाल हमारा गलत हो जाता है। तो देखिए, इमोशनल स्टेबिलिटी ये मेंटली हेल्थी व्यक्ति का लक्षण है। एडजस्टिबिलिटी, कहीं पे भी एडजस्ट हो जाना, ये भी सही बात है। एब्सेंस ऑफ एक्सट्रीमिज्म, यानी एकदम किसी और ही लेवल पे जाके सोचने लग जाना, तो ये भी मेंटली हेल्थी व्यक्ति का लक्षण है कि उसमें एक्सट्रीमिज्म एब्सेंट होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। तो मेंटली हेल्थी का लक्षण कौन सा नहीं है? तो ये सारे ही मेंटली हेल्थी व्यक्ति के लक्षण होते हैं। तीसरा प्रश्न है, 28 जुलाई को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो मैंने आपको कौन कौन से डे हैं उनकी पीडीएफ सेंड की है। उसमें शायद ये वाला नहीं है, तो आप इसको ऐड कर लीजिएगा कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है वो 28 जुलाई को मनाया जाता है। इम्यूनाइजेशनल सर्विसेज किस प्रकार की हेल्थ सर्विसेज में शामिल है? तो आपको पता है कि ये प्रिवेंटिव है। बीमारी होने से पहले उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? इम्यूनाइजेशन करते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोग्राम 1962 में शुरू हुआ था? तो देखिए, जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है ये कब शुरू हुआ था? 1987 में। RNTCP जो है ये हुआ था 1993 में। मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1953 में। और जो स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम है ये कब हुआ था? 1962 में। और जो टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है ये तो कौन सा है? RNTCP, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस। जबकि केवल हम कंट्रोल प्रोग्राम की बात करें तो वो भी कब शुरू हुआ था? 1962 में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम। नियोनेट से आप क्या समझते हैं? तो 0 से 28 दिन तक के जो बच्चे होते हैं हम उनको नियोनेट कहते हैं। इसमें भी 2 टाइप होते हैं, एक तो होता है अर्ली, एक होता है लेट। तो अर्ली 0 से 7 दिन तक वाले को हम अर्ली कहते हैं, और 7 से लेकर 28 दिन तक वाले को हम क्या कहते हैं? लेट नियोनेट्स। अगला सवाल है, विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। इसी दिन रेड क्रॉस डे भी मनाया जाता है, ये हमको ध्यान रखना है। शायद ये रेड क्रॉस वाला मैंने पीडीएफ में दिया है, थैलेसीमिया नहीं दिया है, तो ये आप उसके साइड में ऐड कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ऑर्गन में भोजन का डाइजेशन नहीं होता है? तो देखिए, स्टोमक में होता है, इलियम में होता है, ड्यूडेनम में होता है। ये दोनों किसके पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो कहां नहीं होगा? इसोफेगस में। इसोफेगस का काम क्या है? केवल ओरल कैविटी से स्टोमक तक हमारे भोजन को पहुंचाना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, इसोफेगस। अगला सवाल क्या है, निम्न में से क्रेनियल गुहा में कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं? तो देखिए, क्रेनियल गुहा की यदि हम बात करें तो क्रेनियल गुहा का मतलब होता है, एक मिनट, हाँ, तो क्रेनियल गुहा का मतलब होता है हमारा जो, देखिए ये हमारा यदि हम शरीर माने तो इसमें जो सिर वाला भाग होता है इसको बोलते हैं क्रेनियल कैविटी। ये रीजन थोरेसिक कैविटी कहलाता है। ये एब्डोमिनल कैविटी होता है, और महिलाओं में यहां पेल्विक कैविटी होती है। तो क्रेनियल कैविटी माने हमारा मस्तिष्क वाला जो पार्ट है। लंग्स कहां पाए जाएंगे? थोरेसिक में। किडनी कहां पाई जाएगी? एब्डोमिनल कैविटी में। और यूट्रस कहां पाया जाएगा? पेल्विक में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन में
फेफड़ों की कुल क्षमता यानी टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है। तो देखिए मैं आपको जो भी फेफड़ों से रिलेटेड वॉल्यूम्स और कैपेसिटी होती है वो एक बार आपको लिखवा देता हूं, आप इनको कहीं नोट कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं लंग्स के वॉल्यूम्स। मतलब यहां इसका मतलब क्या है कि फेफड़ों में टोटल कितनी हवा भरी जा सकती है, कितनी निकाली जा सकती है, इसको क्या बोलते हैं, लंग वॉल्यूम्स। ये चार तरह के होते हैं। पहला होता है टाइडल वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं, नॉर्मली श्वास लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, तो कितनी श्वास हम अंदर लेते हैं, कितनी बाहर निकालते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। और ये कितना होता है, 500 मिलीलीटर हवा हम एक बार में अंदर बाहर भरते और निकालते हैं। दूसरा होता है IRV, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखिए ये क्या है, आपको पता होगा रेस्पिरेशन के दो भाग होते हैं, एक तो इंस्पायरेशन और एक होता है एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन का मतलब है श्वास अंदर लेना, रिजर्व का मतलब है बचा हुआ। इसका मतलब क्या है कि आपने नॉर्मली श्वास ली, उसके बाद भी आप यदि देखेंगे तो हम नॉर्मल श्वास लेने के बाद भी यदि हम फोर्स लगाएं, जोर लगाएं, तो कुछ और हवा अंदर ले सकते हैं। उस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये कितना होता है, 3300 मिलीलीटर। तीसरा वॉल्यूम है ERV यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये इसका उल्टा हो जाएगा कि भाई IRV में क्या है कि हम फोर्सफुली कितनी सांस ले सकते हैं, तो ERV में क्या होगा, भाई एक बार नॉर्मल श्वास निकालने के बाद में हम फोर्सफुली कितनी सांस बाहर और निकाल सकते हैं, तो कितनी, 1100 ml। और चौथा होता है रेजिड्यूअल वॉल्यूम RV। इसका मतलब क्या है कि जितनी श्वास आप निकाल सकते थे आपने निकाल दी, यानी ERV, लेकिन उसके बाद भी हमारे फेफड़ों में कुछ वायु हवा बची हुई रह जाती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। और ये कितना होता है, 1200 ml। तो टोटल कितने वॉल्यूम है, पहला टाइडल 500 ml, दूसरा IRV 3300 ml, तीसरा ERV 1100 ml और चौथा रेजिडुअल जो कितना है, 1200 ml। तो ये तो बात हो गई लंग के वॉल्यूम्स की। अब हम बात करते हैं लंग कैपेसिटीज की। इन्हीं वॉल्यूम के आधार पर लंग की कैपेसिटी निर्धारित होती है। तो इसमें पहली है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब हम टोटल कितनी सांस अंदर ले सकते हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, एक तो टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम और एक इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। भाई टाइडल वॉल्यूम में नॉर्मल कितनी सांस ली और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में फोर्सफुली हमने कितनी सांस ली। तो टीवी था 500, IRV था 3300, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 3800 ml। एक होती है वाइटल कैपेसिटी। ये क्या होती है कि नॉर्मली हम कितनी सांस लेते हैं, फोर्सफुली हम कितनी लेते हैं, प्लस फोर्सफुली हम कितनी निकालते हैं। तो टीवी कितना है हमारा 500, IRV 3300 और जबकि ERV कितना है 1000। तो टोटल मिला के कितना होता है 1000 या 1100। तो टोटल मिला के 4800 ml या 4900 ml होता है। ठीक है, दोनों ऑप्शन आ जाए तो अपने को कौन सा करना है, 4900 वाला करना है। सॉरी, दोनों आ जाए तो हमको 4800 वाला करना है, वरना फिर 4900 यदि ऑप्शन में है तो 4800 या 4900 दोनों ही हमें ध्यान रखने हैं। तो दो हो गए, IRV हो गया, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गया, वाइटल कैपेसिटी हो गया। तीसरा आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC। तो ERV प्लस RV।
देखिए हम जब कैपेसिटी करते हैं तो ERV को केवल 1000 ही मान के चलते हैं, और RV कितना हो गया 1200, तो ये हो गया टोटल 2200 ml फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में ERV प्लस RV। और चौथी जो लास्ट कैपेसिटी है वो है टोटल लंग कैपेसिटी यानी TLC। इसमें सब कुछ आ जाएगा, IRV जितने भी 4 वॉल्यूम होते हैं ना सब इसमें जुड़ जाएंगे, IRV, TV, ERV प्लस RV माने 3300, 500, 1000 और 1200, तो टोटल कितना हो गया 6000 मिलीलीटर। तो देखिए यही हमारा सवाल था कि ह्यूमन में टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है TLC, तो जवाब क्या हो जाएगा 6000 मिलीलीटर, 6000 मिलीलीटर। निम्न में से पेल्विस में कौन सी बोन पाई जाती है? देखिए पेल्विस 3 बोन से मिलकर बना हुआ होता है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा इलियम। जो फ्रंटल है ये हमारे मस्तिष्क की बोन है, टीबिया पैरों में होती है, अल्ना हाथों की है, और इलियम, इस्चियम और प्यूबिस ये पेल्विस की बोन्स होती हैं। 12वां सवाल है निम्न में से ब्लड ग्रुप ए के बारे में सही कथन कौन सा है? कि इसमें केवल ए एंटीजन पाया जाता है, ये बात तो सही है। इसमें बी एंटीजन पाया जाता है, गलत। यह केवल ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। एक मिनट, हाँ, ये केवल ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, तो नहीं, ये ए बी प्लस ए को भी कर सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। और इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, ये बात भी गलत हो जाएगी क्योंकि इसमें ए एंटीजन पाया जा रहा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ए। ये भी मैं एक बार आपको 2 मिनट समझा देता हूं। देखिए ये है ब्लड ग्रुप, ये है एंटीजन, ये है एंटीबॉडी, ए बी और ओ। तो देखो ए वाले में ए एंटीजन पाया जाएगा, बी वाले में बी, ए बी वाले में ए बी दोनों पाए जाएंगे, और ओ वाले में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। एंटीबॉडी इनकी उल्टी होती है ना। ए ब्लड ग्रुप में एंटी बी एंटीबॉडी होगी, यहाँ एंटी ए एंटीबॉडी होगी, यहाँ कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, और यहाँ पे एंटी ए और एंटी बी दोनों होगी। जो ए बी होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, सर्वग्राही, मतलब ये सबसे ब्लड ले सकता है, ए से भी, बी से भी, ओ से भी, और ए बी से तो ले ही सकता है। और ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है, यानी यूनिवर्सल डोनर। इसका मतलब ये सभी को ब्लड दे सकता है। तो ए वाला ब्लड किस किस से ले सकता है? ओ से और ए से। और दे किसको सकता है? खुद ए को और ए बी को। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा कि इसमें केवल ए एंटीजन पाया जाता है। ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन के डाइजेशन के लिए पेप्सिन, क्योंकि लाइपेज हमको पता है फैट का करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का करता है, और जो इंसुलिन है वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बनाए रखने के लिए है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पेप्सिन। आगे देखिए 14 सिलियरी बॉडी। देखिए सिलियरी बॉडी होती है हमारी आंखों में। आंखों में आगे आगे प्यूपिल होती है, इसके दोनों तरफ आइरिस होती है, और आइरिस के पीछे की तरफ जो है वो यहाँ सिलियरी बॉडी पाई जाती है। तो एक किस प्रक्रिया में काम आएगी? देखने की प्रक्रिया में। एक हेल्दी फीमेल में कितने ओवेरीज होते हैं? ये हमको पता ही है कि 2 ओवेरीज एक हेल्दी फीमेल में देखने को हमें मिलते हैं। पैनक्रियाज कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? तो अपने को पता ही है कि पैनक्रियाज जो है वो एक्सोक्राइन फंक्शन भी रखती है और एंडोक्राइन भी। तो इसके द्वारा हार्मोन कौन सा सिक्रेट होता है? इंसुलिन। मंडे मॉर्निंग फीवर, देखिए ये है वाइसियोनोसिस, मतलब जो डस्ट वगैरह में काम करते हैं उनमें ये बीमारी होती है, वर्कर्स में। ऑक्यूपेशनल डिजीज है ये। इसका एक नाम हमको ध्यान रखना है कि यदि ऑप्शन में ये आ जाए तो हम ये भी कर दें, वो क्या है? मेटल फ्यूम फीवर। मेटल फ्यूम फीवर मतलब धातुओं के
जो उनसे हीट निकलती है उससे। मतलब इसमें जनरली क्या होता है कि भाई आदमी 5 दिन काम करता है, शनिवार रविवार छुट्टी पे रहता है, तो 2 दिन में वापस रिकवरी हो जाती है बीमारी की, लेकिन फिर वो सोमवार को आएगा, वापस वो एजेंट के संपर्क में आएगा, तो फिर उसके वही सब दिक्कतें होना शुरू हो जाती है एलर्जी वाली, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मंडे मॉर्निंग फीवर। अगला है मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो ये हम पढ़ ही चुके हैं प्रोग्राम्स में कि मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड है, टीकाकरण से। इसमें एक हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि देखिए जब ये शुरू हुआ था तो इसका नाम इंद्रधनुष इसीलिए रखा गया था क्योंकि इसमें 7 बीमारियों से रिलेटेड टीके लगते थे, लेकिन अभी टोटल इसमें 12 वैक्सीन लगाए जाते हैं। 7 तो जो है वो है, उसके अलावा देखो कौन कौन से लगते हैं। एक तो मेनिंजाइटिस के लिए वैक्सीन लगता है, एक न्यूमोनिया के लिए लगता है कौन सा, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। इसके अलावा एक लगता है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। एक लगता है जापानीज एन्सेफेलाइटिस के लिए और एक रोटा वायरस। तो ये हमको ध्यान रखना है कि अभी इसमें टोटल 12 वैक्सीन लगते हैं, 7 तो मैंने आपको बताए ही थे भाई, डीपीटी हो गए, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स और हेपेटाइटिस बी। इसके अलावा मीजल्स में मीजल्स रूबेला दोनों कंबाइंड है। इसके अलावा ये 5 और है, मेनिंजाइटिस, न्यूमोनिया का पीसीवी, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, जापानीज इंसेफेलाइटिस और रोटा वायरस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इम्यूनाइजेशन से। आगे चलते हैं, निम्न में एयर पोल्यूशन का कारण नहीं है। तो हमको पता ही है भाई, वृक्षारोपण को यदि हम बढ़ावा देंगे तो एयर पोल्यूशन नहीं होगा। सीवरेज सिस्टम से आप क्या समझते हैं? देखिए सीवरेज यदि शब्द आ जाए तब तो इसका मतलब हो गया ए, लेकिन यहां पूरा सिस्टम पूछा है, इसका मतलब सीवेज को निस्तारण हेतु पाइपलाइन द्वारा निस्तारण स्थल तक ले जाना, इसको हम पूरे को क्या बोलेंगे, सीवरेज सिस्टम। अच्छा हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा था उसमें अपने मिशन इंद्रधनुष में, कि बाद में मिशन इंद्रधनुष का नाम बदल के इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2017 में किया गया, और अभी उसका 2022 में IMI 4.0 चल रहा है। ये IMI फिर आगे 2.0, 3.0, 4.0 का मतलब क्या है कि भाई ज्यादा एरिया को कवर करने के लिए बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे प्रगति होती जाती है वैसे वैसे और एरिया को कवर किया जाता है, और इसका वर्जन जो है वो चेंज कर दिया जाता है। जननी सुरक्षा योजना, तो देखिए जननी सुरक्षा योजना हम पढ़ चुके हैं, जिसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है, और जो डिलीवरी होती है तो महिला को पैसे मिलते हैं, आशा लेके आती है तो उसको भी पैसे मिलते हैं। तो ये काहे के लिए है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से ऑडियो विजुअल एड का उदाहरण है, मतलब ऐसा उपकरण जिसमें सुनाई भी दे और दिखाई भी दे। तो हमको पता है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, टेलीविजन। देश की अनुमानित क्रूड डेथ रेट क्या है? देखिए क्रूड का मतलब है प्रति 1000 पे, या एक पॉपुलेशन का बेस लेके उस पर गणना की जाती है। जनरली जो हम डेथ रेट वगैरह या बर्थ रेट काउंट करते हैं वो क्रूड ही होती है। तो मैंने आपको जो पढ़ाए थे वो डेटा जो भी हैं वो थोड़े पुराने हैं, और वो 2011 की सेंसस पे आधारित है। अभी जो नए डेटा है वो हम कुछ देख लेते हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। जैसे MMR, तो MMR अपन देखेंगे तो अभी मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, यानी प्रति लाख पर कितनी माताओं की प्रेगनेंसी के समय मृत्यु हो जाती है बच्चे को जन्म देते हुए। तो ये इंडिया की तो कितनी है 97, और राजस्थान की कितनी है 113 अभी। और ये तो क्या रेशियो, यदि आपसे रेट की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया की 6.0 है और राजस्थान की 9.6 है। ये तो बात हुई MMR की। अब IMR, इन्फेंट की मोर्टेलिटी रेट कितनी है? तो इंडिया में अभी ये 28 है और राजस्थान में कितनी है 32 है ना। IMR इंडिया में 28 है जबकि राजस्थान में कितनी है 32 है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो की यदि हम बात करें तो देखिए सेक्स रेशियो जनरली सेंसस के हिसाब से ही होता है। तो 2011 का सेंसस इंडिया में कितना बता रहा है 928, और राजस्थान में कितना बता रहा है, सॉरी ये बता रहा है राजस्थान में 928, और चाइल्ड का यदि हम सेक्स रेशियो देखें तो ये बता रहा है 888। लेकिन यदि अभी हम बात करें, एक होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे,
उसकी रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से इंडिया का जो रेशियो है वो 1020 हो गया है सेक्स रेशियो, जबकि राजस्थान का 1009 हो गया है। मतलब अब प्रति 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं? 1009। टोटल फर्टिलिटी रेट ये इंडिया की भी 2.0 है और राजस्थान की भी कितनी है? 2.0। यदि हम बर्थ रेट या क्रूड बर्थ रेट की बात करें, देखिए केवल बर्थ रेट भी पूछे तो भी उसका मतलब क्रूड बर्थ रेट ही होता है। तो इंडिया का ये है 19.5 और राजस्थान में कितनी है? 23.5। इंडिया में 19.5 है, राजस्थान में 23.5 है। और यदि डेथ रेट या सीडीआर की बात करें, क्रूड डेथ रेट जिसको बोलते हैं, तो इंडिया की ये है 6.0 और राजस्थान की ये कितनी है? 5.6। तो ये नया डेटा है लेटेस्ट, जो आपको याद रखना है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो देश की अनुमानित सकल मृत्यु दर सीडीआर कितनी हो जाएगी? 7.2। वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को मनाया जाता है और ईएसआई स्कीम का पूरा नाम क्या है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा योजना। तो ये अपन ने अभी तक 25 सवालों का किया है, अगले 25 सवाल में नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।